हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 49 के बारे में। और यह क्लास हमारी पोस्टमार्टम क्लास के नाम से फेमस है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्न सॉल्व करते हैं और 10 प्रश्नों से संबंधित उससे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। और अगर आपने इससे पहले के 48 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। एक साथ आपको वहां पर सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज 49 पार्ट को। और दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और साथ ही जितने भी एडिशनली पॉइंट मैं आपको बताता हूं आप उनको भी याद करते हुए जरूर चलें, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। और हमारी ये वीडियो उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स वीडियो वीपीडियो सहित 854 पदों, कनिष्ठ सहायक के 746 पदों तथा आगामी पटवारी और पुलिस भर्ती के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को कॉमरेड नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बलदेव सिंह आर्या, श्रीधर किमोठी, सदानंद कुकरेती या फिर पूरन चंद जोशी जी को। तो उत्तराखंड के किस व्यक्ति को कॉमरेड दोस्तों, तो कॉमरेड कहा जाता है पूरन चंद्र जोशी जी को। इनका शॉर्ट नाम है क्या? पीसी जोशी। क्या नाम है इनका? पीसी जोशी जी इनका शॉर्ट में नेम है। और इनका जन्म दोस्तों 1907 में अल्मोड़ा में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। इन्हीं को कॉमरेड पीसी जोशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों पूरनचंद जोशी जी को ही उत्तराखंड राज्य में साम्यवाद का प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना है, उत्तराखंड राज्य में साम्यवाद का प्रणेता किसे कहा जाता है? पूरन चंद्र जोशी जी को ही कहा जाता है। यहीं से एक और हमारा प्रश्न आता है दोस्तों कि पूरन चंद्र जोशी जी का संबंध किस पार्टी से था? तो इनका संबंध था दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी से। किससे था? कम्युनिस्ट पार्टी से इनका संबंध था। यहीं से हमारा एक और प्रश्न आता है दोस्तों, जो कि अभी हाल ही के एग्जाम्स में भी पूछा गया था कि फजल अली आयोग के समक्ष सबसे पहले पृथक राज्य की मांग किसने करी थी? तो पूरनचंद जोशी जी ने ही दोस्तों वो मांग की थी। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि पृथक राज्य की मांग को लेकर राज्य पुनर्गठन आयोग, जो उस टाइम पे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता था, उसके समक्ष सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था? तो वो थे कौन? पूरनचंद जोशी जी के द्वारा 1952-53 में यह प्रस्ताव रखा गया था। आप पूरनचंद जोशी जी से एक से दो फैक्ट और बात करते हैं कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो पूरनचंद जोशी जी को ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। यहीं से एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि सर्वदलीय संघर्षी समिति, क्या सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किसने किया था? यह भी दोस्तों पूरनचंद जोशी जी ने ही किया था। ठीक है, और यह सर्वदलीय संघर्ष समिति उत्तराखंड राज्य या पृथक राज्य आंदोलन का निर्माण करने वाली प्रथम समिति के रूप में भी जानी जाती है। इतने पॉइंट आपको पीसी जोशी जी से मोटे मोटे याद रखने हैं। अब बाकी और ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें बलदेव सिंह आर्या जी के बारे में, तो बलदेव सिंह आर्या जी कौन थे? यह सबसे लंबे समय तक विधायक और मंत्रिपरिषद में राज्य के प्रथम विधायक के रूप में इन्हें जाना जाता है। कौन? बलदेव सिंह आर्या जी। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक उत्तराखंड में विधायक कौन रहे थे? वो रहे थे कौन? बलदेव सिंह आर्या जी। इनका जन्म हुआ था कब? 1912 में पौड़ी गढ़वाल के उमत गांव में इनका जन्म हुआ था। यह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, राजनेता भी थे और हरिजनोत्थान को समर्पित व्यक्ति भी थे। ठीक है, गांधीवादी विचारक के रूप में भी इनको जाना जाता है। और यहाँ से एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको बताया कि सबसे लंबी अवधि तक या सर्वाधिक समय तक विधायक और मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के प्रथम विधायक के रूप में भी बलदेव सिंह आर्या जी को ही जाना जाता है। ठीक है, 1952, 1957, 1962, 1974, 1980 और 1985 की विधानसभा में और 1968 और 1974 तक के विधान परिषद के सदस्य रहे थे। ठीक है, कुछ समय तक दोस्तों ये अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के भी अध्यक्ष रहे थे। कौन? बलदेव सिंह आर्या जी। याद रखना है, इनसे प्रश्न पूछा गया है कि सबसे अधिक लंबे समय तक उत्तराखंड के विधायक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे बलदेव सिंह आर्या जी। अगला दोस्तों श्रीधर किमोठी जी के बारे में आपको बताया होगा। उत्तराखंड में आजाद नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो श्रीधर किमोठी जी को ही दोस्तों आजाद भी कहा जाता है। याद रखना है कि आजाद श्रीधर किमोठी। इनका जन्म 1919 में चमोली के चंद्रशिला भिकौन नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कई बार ये जेल भी गए थे इसी के दौरान। अगला दोस्तों सदानंद कुकरेती जी। इनका संबंध किससे था? पत्रकारिता के क्षेत्र से इनका संबंध था। और साथ ही साथ दोस्तों एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी सदानंद कुकरेती जी को जाना जाता है। ठीक है, अब सदानंद कुकरेती जी से भी एक दोस्तों महत्वपूर्ण जो फैक्ट आता है हमारा, वो है कि विशाल कीर्तिका नामक जो पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो सदानंद कुकरेती जी के द्वारा ही किया गया था। तो पोस्टमार्टम हमारा यहाँ पर हो गया है कॉमरेड पूरनचंद जोशी जी का। एक बार फिर से कर लेते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी से इनका संबंध था। 14 अप्रैल 1907 को अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 1980 में। उत्तराखंड में साम्यवाद का प्रणेता भी इनको ही कहा जाता है। सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन भी उन्होंने किया था। और सर्वप्रथम फजल अली आयोग के समक्ष या राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष प्रस्ताव भी किसने रखा था? पीसी जोशी जी ने ही रखा था।
राष्ट्रीय युवा मोर्चा का गठन 1970 में, ये भी दोस्तों पीसी जोशी जी के द्वारा ही किया गया था। इसी के साथ में बलदेव सिंह आर्य जी कौन थे? सबसे लंबे समय तक विधायक और मंत्रिपरिषद में रहने वाले राज्य के प्रथम विधायक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको मोटे मोटे यहां से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे, गढ़वाल का गांधी चंडी प्रसाद भट्ट, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, या फिर उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडौनी। और ये दोस्तों प्रश्न ना बहुत महत्वपूर्ण है गांधी वाला, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी कई सारे गांधी है दोस्तों, सालम का गांधी, सालम का शेर, इस टाइप से। ठीक है, वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, उत्तराखंड में सभी व्यक्तियों के उपनाम वाली वीडियो, वो आप देख लीजिएगा। वहां पे मैंने 50 से 60 ही उपनाम बताए हैं, जहां से एग्जाम में हमेशा एक या दो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे जी को कहा जाता है, तो सत्य है। ठीक है, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट जी को कहा जाता है, ये भी सत्य है। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडौनी जी को कहा जाता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी दोस्तों यहां पर असत्य है, कि गढ़वाल का गांधी चंडी प्रसाद भट्ट को ना कह के किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है जयानंद भारती को। ठीक है, किसको? जयानंद भारती जी को गढ़वाल का गांधी कहा जाता है। याद रखिएगा, कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे, गढ़वाल का गांधी हमारा हो जाएगा जयानंद भारती, पहाड़ का गांधी यशवंत सिंह बिष्ट, और उत्तराखंड का गांधी हो जाएगा कौन? इंद्रमणि बडौनी जी। अब चलिए, गढ़वाल का गांधी है कौन? हमारे जयानंद भारती जी हमारे गढ़वाल के गांधी है। ठीक है, तो अब जयानंद भारती जी के बारे में थोड़ा सा एक से दो फैक्ट जान लेते हैं। जयानंद भारती जी का जन्म दोस्तों 17 अक्टूबर 1881 को जयानंद भारती जी का जन्म हुआ था, पौड़ी गढ़वाल के अरकंडई नामक गांव में। ठीक है, इनका संबंध एक शिल्पी परिवार से था। इसी कारण दोस्तों इनसे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जयानंद भारती जी से, वो बनता है कि उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता के रूप में दोस्तों जयानंद भारती जी को ही जाना जाता है। और यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है पहले, कि उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता के रूप में जयानंद भारती जी को जाना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों छुआछूत और डोला पालकी जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई थी। पहले क्या था दोस्तों, जब भी जो हमारे निम्न श्रेणी के लोग थे, यानी कि जो SC ST वाले लोग थे, उन्हें क्या, उनकी जो लड़कियों के जब विवाह होते थे, उन्हें डोली में बैठने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो उसी के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया और उनको डोली पे बैठने का अधिकार प्रदान किया था। इसी कारण ये प्रश्न हमारा काफी महत्वपूर्ण होता है कि डोला पाल के आंदोलन के प्रणेता किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जयानंद भारती जी को। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों इन्हें पथिक नाम से भी जाना जाता है। क्या? पथिक नाम से भी किसको जाना जाता है? वो भी जयानंद भारती जी को ही जाना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों इनको मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऐसा माना जाता है, वो आर्य समाज की एक पुस्तक थी, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जब इन्होंने पढ़ी, उसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने इन कुप्रथाओं के खिलाफ में आवाज भी उठाई थी। और महात्मा गांधी जी इनके राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते। तो जयानंद भारती जी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, जब दोस्तों गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था ना 1942 के आसपास में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर गांधी जी ने रोक लगा दी थी। और किसके कहने पर वो रोक लगाई थी? तो जयानंद भारती जी के कहने पर ही रोक लगाई थी, क्योंकि जयानंद भारती जी ने वहां पर यह बात रखी थी कि आज भी हमारे क्षेत्र में जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें डोली में बैठने का अधिकार नहीं है, तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्या फायदा, जो कि हमें मतलब स्वतंत्रता ही प्राप्त प्रदान नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में उस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दोबारा से फिर गांधी जी के द्वारा रोक लगा दी गई थी। उसके बाद में दोबारा से उसे शुरू किया गया था 1942 में, जब ये कुप्रथा पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। ठीक है, और व्यक्तिगत गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह या कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत दिसंबर 1940 से मानी जाती है। ठीक है, दिसंबर 1940 की ये बात है। और डोला पाल के आंदोलन के कारण ही दोस्तों गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी के द्वारा रोक लगा दी गई थी। ठीक है, अब डोला पाल के आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। डोला पाल के आंदोलन का प्रणेता तो जयानंद भारती जी को कहते हैं। शुरुआत हुई थी 1923 में। कब से हुई थी? 1923 में। ठीक है, और इसके तहत फिर बाद में 1940 के बाद में 1942 के आसपास में इस प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और उनको डोली में बैठने का अधिकार भी प्रदान हो गया था। ठीक है, और करीबन करीब अगर हम बात करें तो 1942 भी कहीं कहीं दिया गया है, कहीं कहीं दिया जाता है 1941, जब करीबन करीब 23 फरवरी 1941 की वो डेट थी, जब गढ़वाल कांग्रेस की बैठक होती है और उसमें डोला पाल के आंदोलन मतलब जो भी दलित वर्ग के लोग होते हैं उन्हें डोली पे बैठने का राइट दिया जाता है। ठीक है, और उसी के बाद दोस्तों फिर फरवरी के बाद में 12 मार्च 1941 को गढ़वाल में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह पर गांधी जी के द्वारा रोक लगा दी गई थी उसको हटा दिया गया था। ठीक है, कुमाऊं में डोला पाल के आंदोलन की जो प्रथा थी वो तो बहुत पहले समाप्त हो गई थी, ऐसा माना जाता है। गढ़वाल में क्या हुआ था 1941 के आसपास में ये समाप्त हुई थी। बाकी डिटेल्स में आप ये चीजें कभी बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए इंद्रमणि बडौनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। इतने पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जयानंद भारती पथिक नाम से भी जाने जाते हैं, डोला पाल के आंदोलन के प्रणेता के नाम से जाने जाते हैं, और 1928 में जयानंद भारती जी के द्वारा गढ़वाल सर्वदलीय बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों तीसरा, कि कौन सी नदी मध्य हिमालय से नहीं निकलती है? पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा,
कोसी नदी, सरयू नदी, गोमती नदी या खोह नदी। तो काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि मध्य हिमालय से कौन सी नदी नहीं निकलती। आपको बताया दोस्तों उत्तराखंड की जो अधिकांश नदियां हैं उनका उद्गम या तो बृहद हिमालय से होता है या फिर मध्य हिमालय से होता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया कि कौन सी नदी मध्य हिमालय से नहीं निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, पूर्वी रामगंगा नदी क्या है हमारी मध्य हिमालय से नहीं निकलती है। तो ये मध्य हिमालय से नहीं निकलती तो कहां से निकलती है, यह निकलती है बृहद हिमालय से। और जितनी भी हमारी मुख्यतः नदियां हैं ना दोस्तों, अगर हम बात करें गंगा नदी की, यमुना नदी की, तो ये कहां से निकलती हैं, तो ये बृहद हिमालय से ही निकलती हैं। भले ही हम बात करें हमारा ये काली नदी की, जो मुख्यतः हमारे अपवाह तंत्र है, 3 अपवाह तंत्र, उन तीनों का उद्गम कहां से माना जाता है, उन तीनों अपवाह तंत्रों का उद्गम माना जाता है दोस्तों हमारा कहां से, बृहद हिमालय से। तो पूर्वी रामगंगा नदी मध्य हिमालय से नहीं निकलती है, कहां से निकलती है, बृहद हिमालय से। अब यहीं से प्रश्न आता है कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये हमारा नामिक ग्लेशियर पड़ता है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में, वहां से कहीं कहीं आपको पॉन्टिंग ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा, वहां से हमारा पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, वहीं बात करें पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, ये मध्य हिमालय से निकलती है और दूधातोली पर्वत श्रृंखला से, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। और यहीं से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि उत्तराखंड का पामीर या पंचनद या 5 नदियों का उद्गम स्रोत कहा जाने वाला दूधातोली पर्वत श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। और ये प्रश्न दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछा गया है, कभी कभी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ जाता है कि कौन सा क्षेत्र किस हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वहां पर आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला किसके अंतर्गत आती है, यह मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है, यह कौसानी के धारपानी धार नामक स्थान से होता है, बागेश्वर जनपद में। सरयू नदी का उद्गम कहां से होता है, सरमूल झंडी नामक स्थान से होता है, ये भी बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, वहीं गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो डेबरा श्रेणी पड़ती है दोस्तों हमारी बागेश्वर जनपद में, वहां से हमारा गोमती नदी का उद्गम माना जाता है। और खोह नदी का उद्गम कहां से होता है, ये दोस्तों खोह नदी वैसे लंगूरगाड़ और सिलगाड़ का जब संगम होता है दुगड्डा में, वहां से आगे इसे खोह नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी खोह नदी के किनारे स्थित है हमारा क्या, कोटद्वार। ठीक है, सरयू गोमती के किनारे स्थित है हमारा क्या, बागेश्वर। ठीक है, कोसी नदी के किनारे क्या स्थित है, हमारा अल्मोड़ा स्थित है। पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ के उधर से मतलब नामिक ग्लेशियर या पॉन्टिंग हिमनद से निकलते हुए चलती है। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा नदी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है और कालागढ़ बाद से प्रभावित होते हुए बाद में यूपी में चली जाती है। और पश्चिमी रामगंगा नदी को ही रथवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से दोस्तों मोटे मोटे याद रखने हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नदी तंत्र का पोस्टमार्टम यहाँ पे लगभग लगभग हो गया है। बाकी जो पुरानी नदियां थी ना वो मैं आपको सब की सब बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखने हैं सारे पॉइंट, क्योंकि उद्गम से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी लंबाई से भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पूर्वी रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में, 108 किलोमीटर है। ठीक है, वैसे ही पश्चिमी रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में, 155 किलोमीटर के आसपास में। कोसी की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में, 168 किलोमीटर के आसपास में है। सरयू नदी की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में, तो सरयू की करीबन करीब 146 किलोमीटर के आसपास में है। गोमती नदी की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में, ठीक है तो गोमती की भी इसी के आसपास है। ठीक है, और खोह नदी की लंबाई भी मतलब वो एग्जैक्टली थोड़ा सा डाउट रहता है उसमें। ठीक है, तो वो भी कमी है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से नॉर्मली याद रखते हुए चलने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यही है दोस्तों, महान हिमालय से या बृहत हिमालय से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, टॉन्स, पिंडर, मंदाकिनी आदि जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं उनका उद्गम हमारा कहां से होता है, महान हिमालय या बृहत हिमालय से होता है। शिवालिक हिमालय और दून हिमालय से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, सोंग नदी, नंदौर नदी, ढेला नदी, रिस्पना नदी और बेगुल नदी, इनका शिवालिक श्रेणियों से उद्गम माना जाता है, सोंग, नंदौर, ढेला, रिस्पना और बेगुल। तो यहाँ पर हमने बात कर ली मध्य हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, बृहत हिमालय से कौन कौन नदियां निकलती हैं, और शिवालिक या दून हिमालय से हमारी कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है दोस्तों, देखिए उत्तराखंड में मुख्यतः आपको पता होगा कि हमारे 3 नदी तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा गंगा नदी तंत्र, जिसको दोस्तों भागीरथी अलकनंदा नदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है हमारा क्या, यमुना नदी तंत्र। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या दोस्तों, काली नदी तंत्र। ठीक है, याद रखना आपको, काली नदी तंत्र। ठीक है, इसमें से इन तीनों नदी जो मुख्यतः हमारे 3 नदी तंत्र हैं, इसमें से सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है दोस्तों क्या, गंगा नदी तंत्र, जिसे भागीरथी अलकनंदा नदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से एक और प्रश्न आता है हमारा, उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी नदी तंत्र कौन सा है, तो काली नदी तंत्र उत्तराखंड का सबसे पूर्वी नदी तंत्र है। और उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र कौन सा है, ये पूछा जाएगा, तो हमारा यमुना नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी इनकी सहायक नदियां क्या है, इनकी लंबाई क्या है, ये भी आपको जरूर याद रखनी है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, पूछा जाएगा, तो काली नदी क्या है दोस्तों, हमारी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, काली नदी, जिसकी लंबाई कितनी है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो वो आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। काली नदी की लंबाई उत्तराखंड में करीबन करीब 252 किलोमीटर के आसपास में मानी जाती है। कितनी, 252 किलोमीटर के आसपास में ये मानी जाती है, और सबसे लंबी नदी। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी ही हमारी है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से नोट करने हैं। अगला प्रश्न हमारा चौथा कि लक्ष्मी वन, बगजी और बर्मी का संबंध किससे है। ठीक है, ये आभूषण है, औषधि है, बुग्याल है या फिर दर्रे है। अच्छा प्रश्न है, आता भी होगा आप लोगों को। तो लक्ष्मी वन, बगजी और बर्मी ये क्या है दोस्तों, बुग्याल है। उत्तराखंड के क्या है, बुग्याल है। ठीक है, और बुग्याल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा गया है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक बुग्याल किस जनपद में पाए जाते हैं। तो अगर हम बुग्यालों की बात करें
तो चमोली में हमारे सर्वाधिक बुग्याल पाए जाते हैं। कहाँ पे? चमोली में। और सर्वाधिक बुग्यालों वाली भूमि कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरकाशी में सर्वाधिक बुग्याल वाली भूमि पाई जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी बुग्याल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों? तो बुग्याल अधिकतर हमारे बृहत हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पे? बृहत हिमालयी क्षेत्रों में या बृहत हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर वाले क्षेत्र में हमारे बुग्याल पाए जाते हैं। ठीक है, अब लक्ष्मीवन बुग्याल, बगजी बुग्याल और ब्रह्मी बुग्याल। बुग्याल को दोस्तों पयार नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, और जो ये लक्ष्मीवन बुग्याल है हमारे कहाँ पाया जाता है? चमोली जनपद में स्थित है लक्ष्मीवन बुग्याल। ठीक है, बगजी बुग्याल भी चमोली में स्थित है। और बर्मी बुग्याल कहाँ स्थित है? यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित, याद रखना है। चमोली में लक्ष्मीवन, बगजी बुग्याल भी चमोली में है, और बर्मी बुग्याल कहाँ है? यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं बुग्यालों के बारे में कि कुछ और बुग्याल है। घस्तोली बुग्याल, रत्ताकोण या रक्ताकोण बुग्याल और लक्ष्मीवन बुग्याल, ये कहाँ है? तीनों चमोली के अंतिम गांव माड़ा के ऊपर स्थित है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। बगजी बुग्याल, कैला बुग्याल और बेदिनी बुग्याल दोस्तों हमारे क्या है? चमोली में स्थित है। और बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, अब यहीं से आपको याद रखना है वेदिनी बुग्याल। जो ये वेदिनी बुग्याल है सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल वेदिनी बुग्याल ही है। रूपकुंड के पास में चमोली जनपद में है स्थित है। और वेदों का प्रणयन स्थल, यानी कि वेदों की उत्पत्ति कहां से हुई? तो इसी वेदिनी बुग्याल से वेदों की उत्पत्ति हुई, ऐसा भी माना जाता है। तो वेदिनी बुग्याल काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, वेदिनी बुग्याल के साथ साथ में दोस्तों एक हमारा आता है क्या? दयारा बुग्याल, जो कहां पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित दयारा बुग्याल। वो भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और दयारा बुग्याल को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो जाता है चंद्रप्रभा एतवाल जी को। दयारा बुग्याल को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं दोस्तों, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुग्यालों से प्रश्न पूछा आता है एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, बुग्यालों को अल्पाइन या मतलब घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और मुख्यतः बुग्याल कहाँ पाए जाते हैं? बृहत हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और बुग्यालों में जो हमारी घुमंतू जनजातियां होती हैं, जैसे भोटिया जनजाति या जो राजी जनजाति होती है, वह पशुपालन का कार्य भी, मतलब पशुपालन का कार्य भी यहाँ पे करती है। ठीक है, और इसी के साथ में इतने पॉइंट आप मेनली यहाँ से बुग्यालों से याद कर लीजिए। बाकी चीजें मैं आपको पहले भी थोड़ी बहुत बता ही चुका हूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ, बुग्याल, एक और प्रश्न आप याद कर लीजिएगा कि उत्तराखंड में पशु चारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो पशु चारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों बुग्यालों को ही पशु चारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और मुख्यतः बुग्याल और पयार भी से पयार भी कहा जाता है। ठीक है, और शायद मतलब जम्मू कश्मीर के आसपास के एरिया में से गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, मर्ग 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 जहां भी लगेगा तो उसका अर्थ होता है क्या? बुग्याली होता है। ठीक है, मुख्यतः ये क्या होता है? घास के मैदान होते हैं, और अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो बृहत हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ बुग्याल हमारे कहाँ पाए जाते हैं? लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्रों के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। और बुग्याल कौन कौन से हैं, क्या क्या है, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा। परीक्षावाणी किताब आप पढ़िए, वहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों मैक्सिममली। तो वो बुग्याल आप अच्छे से याद कर लीजिए, उतने बुग्याल भी आपके लिए सफिशियंट है। बाकी जो करंट अफेयर्स वाली हमारी सीरीज है वीडियोज, वहां पे आप देख लीजिएगा, अन्य बुग्याल में आपको वहां से करा देता हूं। ठीक है, अब यहीं से एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं कि चोपता बुग्याल किस जनपद में स्थित है? उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस खनिज का उपयोग सीमेंट, इस्पात और लोहा के कारखानों में विशाल भट्टियों में तापसह ईंटों के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? मैग्नेसाइट खनिज का उपयोग सीमेंट, इस्पात और लोहे के कारखानों में विशाल भट्टियों में तापसह ईंटों के रूप में किया जाता है। और उत्तराखंड को दोस्तों मैग्नेसाइट के भंडार के रूप में भी जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक मैग्नेसाइट का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? उसमें कहा जाता है कि उत्तराखंड में भारत में सर्वाधिक मैग्नेसाइट का उत्पादन माना जाता है। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड कितना सही है दोस्तों ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा था ये क्वेश्चन, तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि उत्तराखंड में सर्वाधिक मैग्नेसाइट उत्पादन कहाँ, मतलब भारत में सर्वाधिक मैग्नेसाइट उत्पादन कहां से होता है? तो उत्तराखंड से होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब मैग्नेसाइट उत्तराखंड के किन किन स्थानों से प्राप्त होता है? तो अल्मोड़ा में स्थान है दोस्तों हमारा, क्या झिरोली नाम का स्थान है अल्मोड़ा में, वहां से मैग्नेसाइट का उत्पादन होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में पिथौरागढ़ में हमारा चंडाक वाला जो एरिया है, वहां से हमारा मैग्नेसाइट का उत्पादन होता है। बागेश्वर में जो हमारा ये छाना बिलोरी वाला एरिया आता है, काफली गैर वाला एरिया, वहां से हमारा मैग्नेसाइट का उत्पादन होता है। चमोली जनपद में जो जोशीमठ, पोखरी, मंदाकिनी घाटी जो है दोस्तों, वह भी हमारा मैग्नेसाइट के उत्पादन के लिए ही मानी जाती है। तो सीमेंट, इस्पात और लोहे के कारखानों विशाल भट्टियों में तापसे ईंटों के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका मैग्नेसाइट का। ठीक है, और डोलोमाइट का उत्पादन कहां से होता है उत्तराखंड में? तो देहरादून में सर्वाधिक डोलोमाइट का उत्पादन होता है। उसके साथ में पिथौरागढ़ और टिहरी में भी डोलोमाइट का उत्पादन पाया जाता है। ठीक है, संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है दोस्तों? देहरादून ही। संगमरमर और चूना पत्थर के लिए क्या फेमस है? हमारा देहरादून ही फेमस है। ठीक है, बाकी खड़िया का उत्पादन दोस्तों मैक्सिममली बागेश्वर में भी होता है, पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी होता है, और अदर क्षेत्रों में भी खड़िया का उत्पादन होता है। चूना पत्थर ही कह सकते हैं आप खड़िया को। देहरादून का मसूरी वाला क्षेत्र चूना पत्थर के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेसाइट भंडार। सर्वाधिक मैग्नेसाइट, मतलब मैग्नेसाइट उत्पादन में सबसे पहला स्थान माना जाता है कि उत्तराखंड का है। ठीक है, बाकी आप डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत कौन सा है? ठीक है, हाथी पर्वत, नीलकंठ पर्वत, स्वर्ग रोहिणी पर्वत या फिर नारायण पर्वत? ठीक है, तो इसमें से दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों क्या? हाथी पर्वत। वैसे तो दोस्तों उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा? नंदा देवी पश्चिमी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, जो कि कहां पाया जाता है? चमोली जनपद में स्थित है नंदा देवी पश्चिमी
पर्वत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि जो ये 4 पर्वत दिए गए हैं इनके अनुसार आपसे पूछा गया कि सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, वो है दोस्तों क्या, हाथी पर्वत। अब बात आती है कि ये हाथी पर्वत दोस्तों हमारा स्थित कहाँ है, ठीक है। तो हाथी पर्वत हमारा चमोली जनपद में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 6,727 मीटर, 6,727 मीटर, ठीक है। नीलकंठ पर्वत दोस्तों, जिसे ब्यूटी ऑफ गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई है 6,597 मीटर। और नीलकंठ पर्वत कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। ब्यूटी ऑफ गढ़वाल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्या हमारा स्वर्ग रोहिणी पर्वत, इसकी ऊंचाई है 6,252 मीटर, ठीक है। अब यहीं से प्रश्न आता है कि स्वर्ग रोहिणी पर्वत किस जनपद में स्थित है, तो चमोली और उत्तरकाशी की सीमा पर यह स्वर्ग रोहिणी पर्वत स्थित है, कहीं कहीं चमोली है, कहीं कहीं उत्तरकाशी। अगला दोस्तों क्या, नारायण पर्वत, तो नारायण पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 5,965 मीटर नारायण पर्वत की ऊंचाई है, जो कि कहाँ स्थित है, चमोली में ही स्थित है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट करने हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत इनमें से कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा हाथी पर्वत। कहाँ है, चमोली में। नीलकंठ पर्वत कहाँ है, चमोली में। स्वर्ग रोहिणी पर्वत कहाँ है, चमोली और उत्तरकाशी की सीमा पर। और नारायण पर्वत कहाँ स्थित है, ये भी दोस्तों हमारा कहाँ है, चमोली जनपद में ही स्थित है। यहीं से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों क्या, जयलंग पर्वत श्रृंखला, जयलंग पर्वत श्रृंखला किस जनपद में स्थित है, तो ये दोस्तों कहां स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है जयलंग पर्वत, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 5,871 मीटर। यहीं से एक प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि मुकुट पर्वत उत्तराखंड में कहां स्थित है, मुकुट पर्वत, तो मुकुट पर्वत दोस्तों हमारा चमोली जनपद में स्थित है, चमोली जनपद में, ठीक है। अगला प्रश्न यहां से एक एग्जाम में पूछा गया है कि हरदेवल पर्वत किस जनपद में स्थित है, क्या, हरदेवल पर्वत, हरदेवल पर्वत, ये 3 पर्वत ऐसे जो कि आपको परीक्षावाणी में नहीं मिलेंगे, तो ये भी चमोली में ही स्थित है। इतने पॉइंट आपको यहां से मैक्सिममली मोटे मोटे याद रख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पोस्टमार्टम हो गया ना, देखो पोस्टमार्टम ऐसे करते हैं यार, हाथी पर्वत, नीलकंठ पर्वत, इनकी ऊंचाई आप देख सकते हैं, चमोली 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 सभी चमोली में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न, अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि ब्लॉक और विकासखंड, ये जनपद होगा, जनपद और विकासखंड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर को जब एग्जाम हार्ड बनाना पड़ता है ना, तो वो पूछ देता है कि किस जनपद में मतलब कितने ब्लॉक है, कितनी तहसील है, कितने विधानसभा क्षेत्र है, ये सब कुछ, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है, नैनीताल में 8 ब्लॉक है, अल्मोड़ा में 11 ब्लॉक है, पिथौरागढ़ में 8 ब्लॉक है, उधमसिंह नगर में 7 ब्लॉक है और चंपावत में 3 ब्लॉक है। तो असत्य कौन सा है दोस्तों, देखिए इसमें से हमारा चंपावत असत्य हो जाएगा, ठीक है। चंपावत में 3 ब्लॉक ना हो गए दोस्तों, कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है। ब्लॉक यानी कि विकास खंड, आपको ये सीधे याद रखना है, ठीक है। चंपावत में कितने, 4 विकास खंड है, ठीक है। अब देखिए नैनीताल में ब्लॉकों की संख्या विकास खंड है 8, अल्मोड़ा में है 11, पिथौरागढ़ में है 8, उधमसिंह नगर में है 7 और चंपावत में कितने हैं, 4। उत्तराखंड में टोटल विकासखंड कितने हैं दोस्तों, 95 उत्तराखंड में विकासखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में टोटल तहसीलें कितनी है दोस्तों, 110 उत्तराखंड में तहसीलें हैं, ठीक है। इसी के साथ में उत्तराखंड में नगर निगम कितने हैं, उत्तराखंड में दोस्तों 8 नगर निगम है। और उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 70 निर्वाचित प्लस 1 मनोनीत, 71 यहाँ पे क्या है, विधानसभा की सीटें हैं। ये डाटा आपको मोटा मोटा जरूर याद रखना है कि विकासखंड 95 है, तहसील 110 है और जो हमारा विधानसभा सीट है 70 प्लस 1 71 है। इसमें से 13 सीटें एससी हेतु आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति हेतु, और 2 सीटें एसटी हेतु आरक्षित हैं, ठीक है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी है, उत्तराखंड में दोस्तों 5 लोकसभा की सीटें स्थित हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों में से कौन सी सीट आरक्षित वर्ग के लिए बनाई गई है, तो अल्मोड़ा की सीट दोस्तों हमारी आरक्षित वर्ग के लिए बनाई गई है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब यहीं से प्रश्न आता है, उत्तराखंड में सर्वाधिक विकासखंडों वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा विकासखंड कौन से जनपद में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला है दोस्तों उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी गढ़वाल जनपद में विकासखंडों की संख्या कितनी है, 15 विकासखंड पौड़ी गढ़वाल जनपद में, जिसकी स्थापना 1839 में होती है और 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी गढ़वाल स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। यहीं से प्रश्न आता है, उत्तराखंड में सबसे कम विकासखंड वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो सबसे कम पूछेगा तो हो जाएगा हमारे 2 जनपद है, कौन कौन से, बागेश्वर जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद। बागेश्वर और रुद्रप्रयाग 2 ऐसे जनपद हैं जहां पर हमारे क्या है, 3 विकासखंड स्थित हैं। तो विकासखंडों का पोस्टमार्टम हो गया है। आपको ये जो दोस्तों जरूर ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यहां से आपको बहुत बार प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सर्वाधिक विकासखंड पौड़ी गढ़वाल में, सबसे कम विकासखंड का है बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में, जहां पर हमारे विकासखंड या ब्लॉकों की संख्या कितनी, 3 दोस्तों मानी जाती है। इतने पॉइंट आपको मोटे मोटे यहां से याद रख लेने हैं। आगे अगर हम बात करें, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक तहसीलें कहां पर स्थित हैं, चलो तहसील भी कवर कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक तहसीलें किस जनपद में स्थित है, तो उत्तराखंड के दोस्तों 4 जनपद हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी, सॉरी 5 जनपद हैं, ठीक है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल, जहां पे क्या है हमारी तहसीलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 12 है, ठीक है। सर्वाधिक तहसीलों वाले 5 जनपद है, ठीक है। सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड में, अगर आपसे ये पूछा जाएगा, तो उत्तराखंड में सबसे कम तहसीलें हैं दोस्तों कहां पे, चंपावत जनपद में, जहां पे तहसीलों की संख्या कितनी है, वो है, नहीं चंपावत नहीं दोस्तों, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जनपद में तहसीलों की संख्या है 4, ठीक है। तो सर्वाधिक तहसीलों वाला और सबसे कम तहसीलों वाला आप यहां से देख सकते हैं। अब यहीं से हमारा एक और प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्रों वाला या विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है, ठीक है। जहां पे सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो सब, नहीं नहीं
सॉरी दोस्तों, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है हमारा क्या, हरिद्वार। सॉरी, हरिद्वार में कितनी, 11 विधानसभा की सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला अगर आपसे पूछाएगा तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हमारे 3 है। कौन कौन से, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। और जो ये डाटा मैंने आपको बताया ना, ये डाटा आप दोस्तों जरूर याद रख लीजिएगा, आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं, हरिद्वार में है 11, और सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पे है दोस्तों, वो है चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में, जहां पे विधानसभा सीटों की संख्या 2-2। अब यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में कौन सी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो कि आरक्षित नहीं है, जहां पर एक भी सीट आरक्षित नहीं है। मैंने आपको बताया ना, 13 एससी के लिए आरक्षित है और 2 एसटी के लिए आरक्षित है उत्तराखंड में 71 में से, और एक एंग्लो इंडियन हो गया। अब इन 13 एससी और 2 एसटी जो 15 आरक्षित सीटें हैं, इसमें से कौन सी ऐसी सीट है जो आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो वो है दोस्तों कौन कौन सी हमारी, रुद्रप्रयाग जनपद और चंपावत जनपद। यहां पर जो विधानसभा की 2-2 सीटें हैं, इसमें से कोई भी सीट क्या है हमारी, आरक्षित नहीं है, यानी कि सारी सीटें जनरल वाले के लिए हैं, ठीक है। 2-2 सीटें ही हैं, इसलिए आरक्षित नहीं है, बाकी आप चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हुक्का क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चिरंजीवी लाल शाह, गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत या फिर बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। तो हुक्का क्लब की स्थापना चिरंजीवी लाल शाह जी के द्वारा 1906 में की गई थी। कब, 1906 में, याद रखना है दोस्तों, 1906 में अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना की गई थी। गोविंद वल्लभ पंत जी से याद रखना है कि उन्हें हैप्पी क्लब की स्थापना की थी अल्मोड़ा में, कब, 1903 में। हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी, 1903 में। किसने करी थी, गोविंद वल्लभ पंत जी ने। कहा की थी, अल्मोड़ा में। हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। किसने करी थी, चिरंजीवी लाल शाह जी ने करी थी। उत्तराखंड में दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन कब से शुरू हुआ था, 1914 से उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था। ये भी पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये प्रश्न भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया, ठीक है। हरगोविंद पंत जी से दोस्तों आपको पॉइंट याद रखना है, कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, हरगोविंद पंत जी ने करी थी, ठीक है। किसने, हरगोविंद पंत जी ने। बद्रीदत्त पांडे जी को आप तो सभी लोग जानते हैं, कुरुमांचल केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है, कुली उतार आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रख लेने हैं, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि हुक्का क्लब की स्थापना 1906 में चिरंजीवी लाल शाह जी के द्वारा की गई थी। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में अल्मोड़ा के गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी अल्मोड़ा में। और अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ से, वो है उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर 2016 से प्रारंभ किया जाता है गोविंद वल्लभ पंत जी के जन्मदिवस के अवसर पर, ठीक है। तो उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को। उत्तराखंड हिमालय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुलिंदों की राजधानी नहीं रही है, ठीक है। कुलिंद राजवंश आपको पता होगा दोस्तों, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में भी कुलिंद राजवंश को जाना जाता है, और उत्तराखंड में के प्रथम वंश के रूप में भी कुलिंद राजवंश को जाना जाता है। कुलिंद राजवंश का पूरा पोस्टमार्टम हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा राजधानी वाला पोर्शन बचा था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रश्न उठा दिया है कि कुलिंदों की राजधानी इसमें से कौन सी नहीं थी, ठीक है। और उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम वंश के रूप में भी कुलिंद राजवंश को जाना जाता है। इसी को कुलिंद, पुलिंद आदि नामों से भी जाना जाता है। महाभारत काल से इनका संबंध कुलिंद राजवंश का माना जाता है। तो किस स्थान पर कुलिंदों की राजधानी नहीं रही है, श्रीनगर, सुधनगर, बेहट या अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में दोस्तों कुलिंदों की राजधानी नहीं रही है, ठीक है। अगर हम बात करें कुलिंद राजवंश की राजधानी सबसे पहले कहां पे रही थी, श्रीनगर में, ठीक है। श्रीनगर के साथ में श्रीनगर में जो हमारा सुबाहुपुर नाम से उस टाइम पे श्रीनगर को जाना जाता था क्या, सुबाहुपुर। तो सुबाहुपुर या सुबाहु की राजधानी के रूप में सुबाहुपुर को जाना जाता था, जिसकी पहचान अभी वर्तमान के श्रीनगर से की जाती है। तो श्रीनगर का प्राचीन नाम भी हम सुबाहुपुर पढ़ते हैं इसीलिए, ठीक है। इसके बाद में इसकी कुछ राजधानी कुछ समय तक रहती है दोस्तों कालकोट नामक एरिया में, जो कि देहरादून वाले एरिया में, हमारा कालसी के आसपास में, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के तहत। उसके बाद में शत्रुघ्न नगर, जो कि हमारा जौनसर बाबा वाला एरिया है, ठीक है, वहां पर इसकी राजधानी रही थी। उसके बाद में बिहट वाले स्थान पर भी इनकी राजधानी रही थी। सुधनगर में भी इनकी कुछ टाइम तक राजधानी रही थी। इसी कारण हमारा ये हमारी इनकी राजधानी मतलब परिवर्तनशील राजधानी थी इनकी। तो कहां पे नहीं थी, अल्मोड़ा में नहीं थी। ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। और ये व्यापार प्रधान लोग होते थे, प्रकृति पूजक होते थे। और कुलिंद राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन सा था, वो था अमोद्यभूति। अमोद्यभूति यहाँ का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। और कुलिंद राजवंश का संस्थापक कौन सा था दोस्तों, तो कुलिंद राजवंश का संस्थापक था हमारा सुबाहु कुलिंद राजवंश का संस्थापक था, ठीक है। और कुलिंदों की 3 मुद्राएं हमें मिली है दोस्तों, कौन सी, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोद्यभूति प्रकार की मुद्रा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट करने, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो किस स्थान पर इनकी राजधानी नहीं रही थी, अल्मोड़ा में रही थी, जबकि कालसी, श्रीनगर, कालकोट, शत्रुघ्न नगर, सुधनगर, बेहट आदि स्थानों पर इनकी राजधानी कुछ समय तक बनी हुई थी। इतने पॉइंट आपको यहाँ से दोस्तों मोटे मोटे याद रख लेने हैं, ठीक है। बाकी कुलिंद राजवंश का वर्णन हमें महाभारत के वन पर्व में देखने को मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, और इसकी जानकारी हमें कालस्य अभिलेख से भी मिलती है, भरहुत स्तूप से भी इसकी जानकारी मिलती है, मथुरा स्तूप से भी हमें उत्तराखंड में कुलिंद राजवंश के शासन की जानकारी मिलती है, ठीक है। वही लिखा गया यहाँ पे कि प्रथम काल में सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी, द्वितीय काल में कालकोट कालसी थी, तृतीय काल में सुधनगर, शत्रुघ्न नगर या बेहट के आसपास में थी, ठीक है। और तृतीय काल को कुलिंदों का उत्कर्ष काल या स्वर्णिम काल माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि कुलिंदों का स्वर्णिम काल जब उनकी राजधानी थी कहाँ था, तो उस टाइम पे इनकी राजधानी थी सुधनगर या शत्रुघ्न नगर के आसपास में, देहरादून जौनसर बराबर वाला जो एरिया आता है। इसी कारण
कुलिंदों का स्वर्णिम काल नाम से भी इसे जाना जाता है। और उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि जब इनकी राजधानी शत्रुघ्न नगर सुधनगर के आसपास में थी, तब इनका जो राजा था वो था अबुध्यभूति। ठीक है, इसी कारण अबुध्यभूति को सर्वाधिक प्रतापी शासक और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में भी जाना जाता है कुलिंदों के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं कि किस जनपद में भालूगढ़ जलप्रपात स्थित है। ठीक है, भालूगढ़ किस जनपद में? अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तरकाशी या फिर चमोली। तो भालूगढ़ जलप्रपात दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है? यह नैनीताल जनपद में स्थित है। इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको। ठीक है, क्या नैनीताल? नहीं नहीं सॉरी, हाँ, भालूगढ़ जलप्रपात दोस्तों हमारा नैनीताल में स्थित। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, नैनीताल में हमारे कुछ और भी जलप्रपात स्थित हैं, जैसे कि टैगोर टॉप या टैगोर जलप्रपात नैनीताल में ही स्थित है। ठीक है, और इसी के साथ साथ में दोस्तों वो क्या नाम था उसका, एक कॉर्बेट फॉल भी हमारा कहाँ स्थित है? नैनीताल में ही स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ में और भी कई सारे जलप्रपात यहाँ पे स्थित है दोस्तों। मैंने जलप्रपात के ऊपर एक स्पेशली वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट पे भी वीडियो मिल जाएगा। और अगर हम नैनीताल के कुछ और जलप्रपातों के बारे में बात करें तो चलिए, नैनीताल से आप फिलहाल भालूगढ़ जलप्रपात और जो हमारा है भालूगढ़ जलप्रपात हो गया और एक कॉर्बेट फॉल हो गया। ठीक है, कॉर्बेट जलप्रपात, ये दो आप याद रखिए फिलहाल। ठीक है, बाकी अल्मोड़ा में भी एक दो जलप्रपात है, आप वो जलप्रपात वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे आपको याद हो जाएगा। लेकिन मुख्यतः जो दो जलप्रपात आपको याद रखने हैं, एक जलप्रपात दोस्तों हमारा कौन सा, वो है बिरथी जलप्रपात। कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है बिरथी जलप्रपात। इसी को दोस्तों भेलछड़ा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दोनों प्रश्न पूछे गए, बिरथी जलप्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और भेलछड़ा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। और दूसरा आपको यहाँ से याद रखना है एक और जलप्रपात, क्या? वसुधारा जलप्रपात। वसुधारा जलप्रपात कहाँ पड़ता है? ये दोस्तों हमारा चमोली जनपद में स्थित है, माणा के पास में पड़ता है। वसुधारा या वसुंधरा जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में आपको एक जलप्रपात और याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्या? मुंशियारी जलप्रपात। ठीक है, मुंशियारी के मथकोट के आसपास में पड़ता है मुंशियारी जलप्रपात। ठीक है, और अगला है कैंपटी जलप्रपात, कैंपटी वाटरफॉल। हाँ, कैंपटी वाटरफॉल तो आपको जरूर याद रखना है, कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है कैंपटी जलप्रपात। ठीक है, बाकी हाँ, देहरादून के आप याद रख लीजिएगा, देहरादून में भी 2 से 3 जलप्रपात फेमस हैं। भट्टा जलप्रपात हो गया, हार्डी जलप्रपात हो गया, और टाइगर जलप्रपात हो गया, सहस्त्रधारा जलप्रपात हो गया। ये आप देहरादून से याद रख लीजिएगा। बाकी अगर आप चंपावत की बात करें तो फटकशिला जलप्रपात शायद चंपावत में है, लोहाघाट वाले एरिया पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप जलप्रपात से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है भालू गुफा रानीखेत में, जबकि भालूगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में टैगोर टॉप, हैला खान आश्रम और केव गार्डन भी स्थित है। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राजभवन पहले किस नाम से जाना जाता था? सर्किट हाउस, प्रेसिडेंसी हाउस, पीपुल्स हाउस या फिर कोर्ट हाउस? और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ साथ में आपको उत्तराखंड राजभवन की स्थापना कब हुई थी, यह कौन सी शैली में बना हुआ है, और इसका निर्माण कब हुआ था, इसके शिलान्यास कब हुआ था, इसका उद्भव कब हुआ था, और प्रथम राज्यपाल कौन थे, किसने इसका उद्घाटन किया था? सभी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। मैं आपको पहले की वीडियोज में बहुत बार बता चुका हूं। तो पहले राजभवन किस नाम से जाना था? सर्किट हाउस, प्रेसिडेंसी हाउस, पीपुल्स हाउस या फिर कोर्ट हाउस? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें यार, कमेंट्स जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। जितना ज्यादा आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे, जितने ज्यादा लोग वीडियोस देखेंगे, उतना ही मजा आता है वीडियो बनाने में। बाकी वीडियो में कोई गलती होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे नीचे कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देता हूं। थोड़ी बहुत गलतियां दोस्तों हो जाती हैं, कभी कभी चीजें लिंक नहीं हो पाती, बोलना कुछ और जाओ निकल कुछ और जाता है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं वैसे उन चीजों को कमेंट बॉक्स में संशोधित करा देता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।